नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न फ्रॉम बेसिक्स क्लासेस में। अभी तक हमने रिवीजन लेक्चर पढ़ा था किसका, यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन पर। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप सही से नहीं होगा और हम एग्जाम हॉल में गच्चा खा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्या है। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यूरोपीय भारत में आए उनके क्या रीजन्स थे। ठीक है, तो क्या यूरोप में कृषि का विस्तार एवं विकास, ठीक, आंतरिक व विदेश व्यापार की वृद्धि के लिए नए बाजार की तलाश, रेशम, मसाले और औषधि की मांग। फिर उसके बाद पूछता है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान देने का बात यह है कि बस हमको देखना कि क्या चीज सही है पूछा है कि सही नहीं है पूछा है। यहाँ सही है पूछा है, तो आइए हम लोग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो चलिए पहले ऑप्शन को हम लोग, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यूरोप में कृषि का विकास एवं विस्तार बोल रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब 15वीं सदी के अंत में यूरोप में कृषि का विकास हुआ। जब कृषि का विकास हुआ, कृषि के विकास होने के कारण क्या हुआ, वहां पे चारागाह कम पड़ गए। क्योंकि जब खेती आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो भी चारागाह है उनको हटाकर वहां पे आप खेती करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, चारागाह कमी हुई। अच्छा, जब आपके चारागाह कम हो गए मगर पशु तो आपके पास है ही, तो क्या हुआ, पशुओं के लिए चारे कम पड़ रहा है। जब आपके पशुओं के लिए चारा कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे, तो यूरोप के लोग पशुओं को मारने लगे। जब पशु को मारने लगे तो उससे क्या हुआ, वहां पे पशुओं को मारने से जो मीट है, मीट ज़्यादा आपको उपलब्ध होने लगा। जिसके चलते जब आप मीट ज़्यादा उपलब्ध है तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मसालों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका कथन सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आंतरिक विदेश व्यापार की वृद्धि के लिए नए बाजार की तलाश। बिल्कुल सही बात है, ये उनको एक नए बाजार की तलाश थी जिससे वो अपना आंतरिक और विदेश व्यापार को बढ़ा सकें। इसके बाद रेशम, मसाले और औषधि की मांग। देखिए, चीन से जो यूरोप का व्यापार होता था वो रेशम के लिए फेमस था। तो सिल्क रूट के थ्रू ही चीन से यूरोप में आपका रेशम आता था। तो रेशम पहले से ही डिमांड थी, भारत के मसाले और औषधियों की मांग भी थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, यानी तीनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के यूरोप के साथ संबंध स्थापित हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई, इस समय भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि वास्को डी गामा के आने के बाद भारत और यूरोप में एक संबंध स्थापित हुए जो व्यापारिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध थे। ठीक है, तो होता क्या है कि पहला कथन तो आपका सही हो गया कि भारत के यूरोप के साथ संबंध स्थापित हुए। और ये लोग पहले क्या व्यापार करने के लिए आए थे, शुरुआती उद्देश्य तो उनका व्यापार करना ही था। तो व्यापार करने से आपका क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। और जब व्यापार करते थे तो ये भारतीय व्यापारियों को यहाँ के सामान के बदले, मसाले के बदले या सूती वस्त्र के बदले क्या देते थे, सोना और चांदी देते थे, जिससे भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 16वीं सदी के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना है, कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब सही नहीं है, देखना है। ठीक है, तो क्या था, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। बी है, इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार हो गया। सी है, भारत, श्रीलंका और मलाया के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसाले के द्वीपों पर थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले खोज के लिए स्पेन और पुर्तगाल ही सबसे पहले आगे आए थे।
पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी और स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। तो ये खोज करते से ही इन्होंने क्या किया कि अपना जिस स्थानों पे गए वहाँ पे अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो जब तो उसके स्पेन और पुर्तगाली के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस जैसे व्यापारिक देशों ने इनके खिलाफ संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, फिर ये इस सदी के उत्तरार्ध में इंडोनेशिया के व्यापार पर फ्रांस का अधिकार हो गया। यहां देखिए फ्रांस का अधिकार, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया के व्यापार पर किसका अधिकार हो गया था? डचों का अधिकार हो गया था। आपका डचों का अधिकार हो गया था इंडोनेशिया के व्यापार पर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारत और श्रीलंका मलय के व्यापार पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था, ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद डी ऑप्शन कहता है डचों की दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों में थी। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डच भारत में नहीं इंडोनेशिया में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। यहाँ तक ये होता था कि इंडोनेशिया का जो गवर्नर था वो भारत में कहाँ व्यापार करना है उसका निर्णय इंडोनेशिया में जो डच गवर्नर था वो लिया करता था, और इन्होंने इंडोनेशिया में ही अपना मुख्यालय बना रखा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी आपका। ठीक है, गलत पूछा था तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरोपीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है। भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन पुर्तगालियों द्वारा किया गया। बी ऑप्शन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा था। सी ऑप्शन है डचों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया। डी है नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की तरफ ए ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग। तो भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी का गठन किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ये किया था आपका डचों ने। ठीक है, डचों ने किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्मीडा तो नहीं था, हमने लेक्चर्स में पढ़ा है क्या था? अल्बुकर्क था। तो अल्बुकर्क था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अल्मीडा जो था वो पहला गवर्नर था, जबकि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डचों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीत लिया। अब देखिए डचों ने, यहाँ पे क्या हुआ? अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा जीता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। जब तीनों गलत हो गए तो फिर क्या है? नन ऑफ द अबव, यही ऑप्शन बचता हमारा और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है भारत में यूरोपीयों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरा स्टेटमेंट है भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ऑप्शंस है, अब कहता क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जब सही नहीं है यानी क्या पूछ रहा है? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखते हैं, पहले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज करी थी। वास्को डी गामा कहाँ का नागरिक था? पुर्तगाल का नागरिक था। तो पुर्तगालियों ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है? भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि पुर्तगाल का भारत में पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था। तो अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, जिससे वो हिंद महासागर रीजन में अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत कर सके और वहाँ के समुद्री मार्ग पर अपना एकाधिकार बना सके। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सही नहीं है यानी गलत है। तो गलत कौन सा है? पहला गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, केवल एक। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारण पुर्तगालियों द्वारा पूर्व में व्यापार पर एकाधिकार और प्रभुत्व को बनाए रखने में अक्षमता के लिए उत्तरदायी है? यानी पुर्तगालियों की असफलता के क्या कारण थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है,
ऑप्शन क्या है, पुर्तगाली व्यापारियों को स्थावर कुलीन तंत्र की तुलना में कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। बी ऑप्शन है, पोत परिवहन के विकास में वे पिछड़ गए थे। तीसरा है, पुर्तगाली ईसाइयत के लिए जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। ठीक है, फिर निम्नलिखित दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चूज करें। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। तो पुर्तगाली व्यापारियों को स्थावर कुलीन तंत्र की तुलना में कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उस टाइम क्या था, पुर्तगाली राजा था। ठीक है, तो राजा जो राजतंत्र था वो बहुत ही अनैतिक था और वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जिसके कारण से पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको राजशाही की तुलना में कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। फिर पोत परिवहन के विकास में पिछड़ गए। देखिए, शुरुआत में पुर्तगाली आगे रहे, पर बाद में आते आते इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड जैसे डचों ने अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार किया, बड़े जहाज़ों का निर्माण किया, जिससे पुर्तगाली उसमें पीछे रह गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि पोत परिवहन के विकास में ये पिछड़ गए थे। इंग्लैंड इसीलिए पोत परिवहन या इंग्लैंड की जो नेवी थी वो इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग थी कि इंग्लैंड जो था वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। तो इंग्लैंड को अगर अपनी रक्षा करनी है तो अपनी नेवी को स्ट्रांग करना होगा, इसीलिए इंग्लैंड की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और यही कारण है कि इंग्लैंड बाकी देशों से आगे निकल गया। ठीक, इसके बाद थर्ड पे आते हैं, पुर्तगाली ईसाइयत के लिए जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। ये स्टेटमेंट भी देखिए, आपको मैंने टॉर्डेसिया की टीटी बताई थी। टॉर्डेसिया की टीटी कहाँ हुई थी? स्पेन में हुई थी। स्पेन किसके बीच हुई थी? पुर्तगालियों और स्पेन के बीच में। तो देखिए, उस टाइम तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसा मामला था नहीं, तो ये जो टीटी हुई थी ये पोप के दरबार में हुई थी। पोप जो ईसाइयों के धर्मगुरु रहते हैं तो उनके दरबार में हुई थी। उस टीटी में ही उन्होंने अपना ईस्ट और वेस्ट रीजन बांट लिया था। ठीक है, तो पोप ने ये बोला था कि आप ठीक है, ईस्ट में पुर्तगाली व्यापार करने जाएंगे, वेस्ट में आपका कौन जाएंगे? स्पेन जाएंगे। ठीक है, तो ईस्ट में तो पोप ने ये बोला कि जब आप व्यापार करने जाएंगे, व्यापार तो करेंगे, पर आपको क्या काम करना है? व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी करना है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, पुर्तगाली जो थे वो जबरन ईसाई धर्म के प्रचार में ज़्यादा लिप्त हो गए और ईसाई में धर्मांतरण कराने लगे। व्यापार में इन्होंने कम रुचि रखी और ईसाइयों का जबरन धर्मांतरण कराने लगे। तो ये भी एक रीज़न था इनके फेलियर का। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब क्या पूछा है, नीचे दिए गोटों का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो पुर्तगालियों के फेलियर के लिए जिम्मेदार थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आने वाले लेक्चरों में और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।